हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो आज का जो लेक्चर है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने लगा है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया तो इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी मसला आगे जाके नहीं होगा। हम यहाँ पर ना ग्राफ्स वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे और वेक्टर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, और स्केलर और वेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लेकिन उसके बाद जो है ना हमारी असल गेम शुरू होगी जिसमें हम कॉन्सेप्चुअली, ग्राफिकली हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने लगा है। अगर आप चाहते हो कि आपको इस टॉपिक में कभी भी कभी भी कंफ्यूजन ना हो, कोई किसी भी किस्म की कंफ्यूजन रह ना जाए आपको, तो आप इस लेक्चर को ना ध्यान से सुन लेना। अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आप अपने आप में ही खुद को उस्ताद फील कराओगे। ठीक है, इतना अच्छा आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ आप समझोगे नहीं बल्कि आगे अपने दोस्तों को भी समझाने के काबिल हो जाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास काइनेमैटिक्स है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है शुरू में एक डेफिनेशन से जिसका नाम है मैकेनिक्स। तो बताता है वो कि मैकेनिक्स जो है ना, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि डील करती है, जो कि हमें बताती है, एक्सप्लेन करती है मोशन के बारे में। मोशन कहते हैं मूवमेंट को। ठीक है, मूवमेंट के बारे में बताती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, और उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस के बारे में, वो फोर्सेस जो कि मूवमेंट को करवा रही हैं। ये होती है हमारे पास मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, और मूवमेंट में भाई है क्यों, किस फोर्स की बिना पर वो मूवमेंट में है। तो इस ये होती है मैकेनिक्स। इसलिए मैकेनिक्स को ना आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। नंबर वन है काइनेमैटिक्स एंड नंबर टू है डायनामिक्स। अब काइनेमैटिक्स जो है ना वो हमारा चैप्टर है। अब काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की ना डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो हम आपको अभी याद करो, आपने दो टर्म्स पढ़ी है, एक मोशन की और एक फोर्सेस की। ठीक है ना। अब इसी इन्हीं दो टर्म से ना हम काइनेमैटिक्स को और डायनामिक्स को डिफाइन करेंगे। अब कैसे कहते हैं, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। काइनेमैटिक्स में ना हम जस्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि गाड़ी हो गई, कोई बाइक हो गई, कोई एयरप्लेन हो गया, कोई ट्रेन हो गई, कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या फिर एक रजिस्टर है उसको आप धक्का लगा रहे हो, या मेरे हाथ में बॉल पॉइंट है मैं उसको उठा के कहीं फेंक रहा हूँ, ये सारी हर चीज जो है ना ये मोशन की कैटेगरी में आ रही है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ रही है। काइनेमैटिक्स में हम जस्ट मोशन को डील करते हैं, और डायनामिक्स में हम डील करते हैं मोशन को, और साथ साथ उस मोशन, वो मोशन हो किस फोर्सेस की वजह से रही है उसको भी डील करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द फोर्स। फोर्स को नहीं पढ़ते हम काइनेमैटिक्स में, जस्ट हम मोशन को या मूवमेंट को पढ़ते हैं। लेकिन डायनामिक्स में डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायनामिक्स डील करती है फोर्सेस को, और वो फोर्सेस की वजह से कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, कहां पर मूव कर रहा है, किस तरह मूव कर रहा है, उन सब को डील करती है डायनामिक्स। ठीक होगी बात। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको और आपको बात क्लियर हो जाएगी, फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। देखो मैं ना खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ में ना एक बॉल पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने ना बनाया बॉल पॉइंट और ये मेरे हाथ में है। ये नीचे ना यहाँ पर जमीन है। अब मैंने ना अपने हाथ से ना इस बॉल पॉइंट को फेंका और ये बॉल पॉइंट आके ना जमीन पर गिरा। जब ये बॉल पॉइंट ऊपर से लेकर नीचे गिर रहा है तो ये हो गया हमारे पास क्या, मोशन। मोशन या फिर हम कहेंगे मूवमेंट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार ये बॉल पॉइंट जमीन पे गिरा है जमीन की लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जमीन ने जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाई है, यानी कि जमीन के पास एक अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिससे वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर मैं कहूं कि ये मेरा मार्कर या मेरा बॉल पॉइंट गिरा है जमीन पर किस वजह से, क्योंकि जमीन की इस पे फोर्स लगी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फिर मैं कहूंगा कि मैं डायनामिक्स पढ़ रहा हूं। अगर जस्ट मैं ये बात कहूंगा ना मेरा मार्कर ऊपर से नीचे गिर गया, तो मैं डील कर रहा हूँ मोशन को, और जब मैं मोशन को डील कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा मैं काइनेमैटिक्स पढ़ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। आपके सामने से ना एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरी है। आप कहेंगे ट्रेन गुजरी है, चल रही है, भाग रही है, तो ये मोशन है। बस जस्ट इतनी बात हो गई है। आपने कहा ट्रेन जा रही है तो आप डील कर रहे हैं मोशन को, और जब मोशन को डील कर रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स। लेकिन अगर आप ये सोचें कि देखो इस ट्रेन के अंदर ना डीजल होगा, और डीजल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। अब वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, यानी कि आप कहो केमिकल एनर्जी अब कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, फोर्स के अंदर, उस फोर्स के अंदर जिससे ये ट्रेन दौड़ रही है। उसके अलावा ट्रेन चल रही है अपने ट्रैक्स के ऊपर, और ट्रेन के जो टायर्स हैं और जो ट्रैक्स हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ गई है। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो जब ट्रेन चल रही है तो फिर उस पर तेज हवा का इंपैक्ट भी आ रहा है, तो ये हो जाएगी फोर्स। कौन सी, जो हवा की फोर्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स हम कह सकते हैं उसको। और इसके अलावा जब जमीन पर ट्रेन चल रही है, यानी कि टायर्स पे चल रही है ना, ओ सॉरी ट्रैक पे चल रही है, तो वो जो ट्रैक्स हैं वो जमीन पर इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे जब जमीन पर
ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स के ऊपर ट्रेन दौड़ रही है, तो ये हमारे पास एक और पैरामीटर भी आ गया, यहाँ पर एक और फैक्टर भी आ गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। जब आप हर तरह की फोर्स को डील करेंगे किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप करेंगे इसको डायनामिक्स के अंदर। तो अब ये दो एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। ये डायनामिक्स भी हमारा क्लियर हो गया, मोशन, और मोशन के साथ हम फोर्सेस को भी डील करें कि कौन सी फोर्सेस की वजह से ये मोशन हो रही है। और काइनामेटिक्स के अंदर होता है कि जस्ट आप मोशन को डील करें और बस खत्म करें बात। तो ये हो गया हमारे पास काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो आपने मैकेनिक्स से लाकर याद करना शुरू करना है और ऑब्जेक्ट्स तक याद कर लेना है। इसके अंदर आपकी तीन डेफिनेशंस पूरी हो गई हैं। होपफुली बातें समझ आ गई होंगी। अभी तो हमने ये स्टार्ट किया सब कुछ, ये असल काम तो अब हमारा शुरू होने लगा है स्केलर और वेक्टर्स के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2.1, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब एक बात सुनो, जो डेफिनेशन लिखी है ना, बड़ी ही आसान लिखी है। हम डेफिनेशंस को भी देख लेना तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इतना आसान है ये। अ स्केलर क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ के हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है विच कैन बी डिस्क्राइब, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर। अब ये मैग्नीट्यूड क्या भला है, वो लिखी हुई है इस लाइन के अंदर, मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। अब सुनो कहानी क्या शुरू होती है स्केलर की। कहता है स्केलर जो है ना वो डील करती है सिर्फ और सिर्फ, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम समझ सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर। और मैग्नीट्यूड होता है क्या, एक नंबर और एक अप्रोप्रिएट यूनिट। यानी कि मैं अगर कहूं कि मैं यहां से लेकर अपने स्कीम के ना कोने तक गया हूं, या मैं अपने घर से लेकर ना एक बस स्टॉप तक गया हूं, वहां तक मैं चला हूं कितना, 2 किलोमीटर। मैं चला हूं 2 किलोमीटर। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं नॉर्थ गया हूँ, साउथ गया हूँ, ईस्ट गया हूँ, वेस्ट गया हूँ, मैं कौन सी गली से गया हूँ, मैंने ये नहीं बताया। मैंने जस्ट ये कहा है कि मैं अपने घर से बस स्टॉप तक गया हूँ और मुझे लगे हैं 2 किलोमीटर। तो ये जो 2 किलोमीटर है ना हमारे पास, ये होता है मैग्नीट्यूड। अब आपको बात समझ आ गई, मैं घर से बस स्टॉप गया हूँ, मैंने कह दिया कि मैंने 2 किलोमीटर पैदल चल के मैं वहां पर पहुंचा हूं, तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो आपको जब बात समझ आ जाए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बुनियाद पर, तो आप कहेंगे ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। हो गई है बात कवर। ये टू एक नंबर होता है और किलोमीटर हमने लगाया है कि अप्रोप्रिएट यूनिट। या फिर चलो आप इसको अगर इस तरह समझ लो, अगर आपने कोई बेस यूनिट लगाना है, ठीक है, बेस यूनिट लगाना है, तो उसकी एग्जांपल भी बुक ने दी हुई है। जिस तरह मैंने बताया किलोमीटर्स, तो मैं बेस यूनिट लगाऊंगा तो मीटर्स कह दूंगा। तो मैं आपको ये भी तो कह सकता हूँ मैं 2000 मीटर चलाऊं और बस स्टॉप पे पहुंच गया हूँ, तो ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं 2 किलोमीटर बोलूंगा, वो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये सारे जो है ना मैग्नीट्यूड्स ही हैं, और मैग्नीट्यूड है तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। और आपको बात समझ आ चुकी है कि 2 किलोमीटर चलाऊं तो बस स्टॉप तक पहुंचाऊं। ठीक है, अब आगे सुनो। बुक में जो एग्जांपल दी हुई है ना, कहता है व्हेन वी आस्क अ शॉपकीपर, अगर हम दुकान पर जाएं और उसको कहेंगे यार 5 किलोग्राम हमें शुगर दे दो, 5 केजी हमें चीनी दे दो, ठीक है, ही कैन फुली अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी वी वांट। अब दुकान वाला समझ आ जाएगी ना उसको कि 5 किलोग्राम चीनी मांगी है तो 5 किलोग्राम चीनी आपको दे देगा। तो ये 5 किलोग्राम जो है मैग्नीट्यूड है, और ये हमने मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर ही उसको समझा दी बात, तो हम कहेंगे ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास ये किलोग्राम जो है, यानी कि हमारे पास मैस है। किलोग्राम क्या होता है, मैस होता है। जो हमारे पास मैस है वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसी तरह आगे चलो। ही कैन फुली अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी वी वांट, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैस ऑफ शुगर। तो 5 किलोग्राम मैस है शुगर का, मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब कहता है मैस जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं आपको एक बात बता के आ चुका हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मैग्नीट्यूड के बुनियाद पर ही समझा सकें। तो 5 किलोग्राम समझ आ गई समझने वाले को, तो आप कहेंगे 5 किलोग्राम मैग्नीट्यूड है। और किलोग्राम एक्चुअली यूनिट किसका है, आप कहेंगे मैस का। तो मैस हमारे पास होगी है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ तक बात रखते हैं, फिर हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर के साथ भी ना हम इसको रिलेट ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहता है कि अदर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, एनर्जी एंड टेम्परेचर है। ये सारे के सारे जो हमारे पास चीजें हैं ना, सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इन सब को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इनकी मैग्नीट्यूड के बुनियाद पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू साथ में अप्रोप्रिएट यूनिट, इन्हीं की बुनियाद पर हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें इसमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कह देंगे ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब कहते हैं स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना बड़ा आसान है। आपने देखो एक लिखा, एक स्केलर क्वांटिटी लिखी 5 मीटर, और आपने एक और लिखी 5 मीटर, आज जमा कर लो 8 मीटर, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, मैं ये वही बात हो गई, मैंने कहा कि मैंने ना अपने घर से लेकर ना मैं गया हूँ दुकान तक, तो मैंने तकरीबन फासला तय किया है 50 मीटर्स।
अब मैं दुकान से वापस घर आया हूँ तो मैंने फासला तय किया 50 मीटर्स। तो ये दोनों के दोनों मेरे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, और जब स्केलर क्वांटिटीज हैं तो मैं इसको कह सकता हूँ मैंने टोटल जो फासला तय किया वो 100 मीटर किया। तो ये मैंने स्केलर क्वांटिटीज अपनी ऐड भी कर ली। स्केलर क्वांटिटीज को भी हम ब्रेक लगाते हैं, अब वेक्टर क्वांटिटीज समझते हैं, फिर स्केलर से उसको रिलेट भी करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन टू डिस्क्राइब। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो जब होगी हमारे पास क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपने बता रहा था ना यहाँ पर मैं एग्जांपल, मैं अपने घर से ना बस स्टॉप तक गया हूँ, तो मुझे वहां पर फासला जाते जाते मुझे लगा है 200 मीटर का टोटल रास्ता जो मैंने तय किया। मतलब 2000 मीटर मैंने, या फिर 2 किलोमीटर मैंने पैदल चला हूं और बस स्टॉप तक पहुंचा हूं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं 2 किलोमीटर पैदल चला तो हूं, लेकिन मैं पहले नॉर्थ हुआ, फिर मैं वेस्ट हुआ, फिर मैं आगे जाके नॉर्थ हो गया, और फिर जाके बस स्टॉप आया, तो यहाँ पर मैंने अपनी डायरेक्शंस भी बता दी आपको। जब मैं अपनी डायरेक्शंस भी बता दूंगा तो मैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपनी डायरेक्शंस भी बता रहा हूँ, नॉर्थ हुआ फिर वेस्ट हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पास होगी क्या, वेक्टर क्वांटिटी। आगे ये बात समझ। अब इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताता है वो, कि इसकी कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमें समझने पड़ेंगे इनके मैग्नीट्यूड्स के साथ। मैग्नीट्यूड क्या, एक नंबर, साथ में अप्रोप्रिएट यूनिट, प्लस साथ में हमें इसके कोई डायरेक्शन भी समझनी पड़ेगी, फिर जाके हमें पैरामीटर्स या फिर ये फैक्टर्स जो हैं जितनी भी क्वांटिटीज है ये समझ आएंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं फोर्स पकड़ता हूँ, आप कैसे कह सकते हो कि फोर्स जो है ना डिस्प्लेस सॉरी फोर्स जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम इस तरह समझेंगे, हम कहेंगे कि हम फोर्स की बात करें तो देखो फोर्स का क्या सीन है। एक फोर्स कहते हैं कुव्वत को, ताकत को, ठीक है। एक मेरे पास ब्लॉक है, उसको मैंने यहाँ से धक्का लगाना है, मैं इसको यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई करूंगा उसके ऊपर, यहाँ से ताकत लगाऊंगा, और फिर ये आगे की तरफ मूव करेगी। हाँ जी, मैं फोर्स लगाऊंगा कितनी, अगर मैं लगाऊंगा 5 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर, तो फिर जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी। अब देखो 5 न्यूटन में फोर्स लगा रहा हूँ जो कि मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन में बता रहा हूँ ये इस डायरेक्शन में जाके वो मूव कर रही है। जब मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ तो इस बात का मतलब ये है कि ये फोर्स जो है वो इट सेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होना जरूरी है और साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है। अगर मैं फोर्स यहां से लगाऊंगा ना, तो सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इस तरह कर लेते हैं इसको। मैं अगर फोर्स यहां से लगाऊंगा ना तो मेरा ब्लॉक इस तरफ को मूव करेगा, तो जिस तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा उसी तरफ जो है ना मेरी डायरेक्शन हम होती हुई नजर आएगी। और जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी ही इसके अंदर ये आगे पुश एंड पुल का फिनोमेना इसके अंदर होगा। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो ये 10 न्यूटन ही यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और ये उसी हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। और जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा। यहाँ से लगा रहा हूँ तो यहाँ से, यहाँ से लगा रहा हूँ तो यहाँ से, ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर इंपैक्ट करेगी। तो डायरेक्शन होना जरूरी है। इसी तरह मैं बात करूंगी वेट। वेट क्यों भाई साहब हम कहते हैं कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो इसलिए कहते हैं, हमने पढ़ा है वेट का फॉर्मूला W = mg। ठीक है, ये जी जो है ना, ये जी ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। यानी कि जब भी वेट की बात करेंगे तो उसमें हमारी ये जो प्यारी सी जमीन है ना, इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा इंपैक्ट करेगी। तो कोई भी चीज जब हम फेंकेंगे ऊपर से नीचे तक, तो उसके अंदर हमें एक डायरेक्शन, जो कि जमीन के सिमत में कोई चीज आके गिरेगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गई। किसकी डायरेक्शन आ गई, जमीन की डायरेक्शन आ गई है। ठीक है, यानी कि जमीन पे गिरी है ना तो वो डायरेक्शन भी आ गई वो वाली। और साथ में हमने कितना, कितने हमने ना वेट अप्लाई किया है, या फिर हम कहेंगे उसको कितने न्यूटन्स में हमने ना वेट, उस चीज किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट था कितने न्यूटन्स में, तो फिर वो उसी हिसाब से जो है ना जमीन पर आके गिरा है, और जो डायरेक्शन जो हो जाएगी ना उसकी वो जमीन वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन भी आती है, काउंट करती है, और इसमें ना और वो भी करती है मैग्नीट्यूड भी। इसी तरह अगर हम बात करें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की, वेलोसिटी होती है कि कोई भी चीज चलना किसी जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, कितनी कितना वो डिस्टेंस कवर करती है और कितने टाइम में वो कवर करती है, डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो वेलोसिटी वो चीज है जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताती है, कि वो ऑब्जेक्ट कितना चला, कितने टाइम में चला, और जो है ना कितना फासला उसने कवर किया। और जब फासला कवर कर रहा है वो, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी सीधी तो नहीं भागती जाएगी ना। गाड़ी जब भी कहीं पर सड़क पर चलेगी, कभी उसको राइट लेना पड़ेगा, कभी लेफ्ट लेना पड़ेगा, कहीं पर भी जाना पड़ेगा, तो डायरेक्शंस तो अपनी चेंज करती जाएगी ना। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड रिलेशन है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी डिटेल से तो पता भी लग जाएगा। तो ये दोनों जो फैक्टर्स है ना हमारे, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं, क्योंकि इसके लिए गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, उसने फासला कवर किया है। फर्ज करो उसने 10 किलोमीटर फासला कवर किया है, 10
किलोमीटर फासला कवर किया उसने, और जब 10 किलोमीटर फासला कवर किया है तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। जब गाड़ी कभी नॉर्थ गई है, कभी नॉर्थ गई है, कभी वेस्ट गई है, कभी साउथ गई है, इधर उधर उसने डायरेक्शंस भी चेंज किए हैं अपनी, जब डायरेक्शंस भी चेंज किए हैं तो हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब स्केलर और वेक्टर को भी हमने रिलेट कर लिया, आखिरी बात करते हैं बस वेक्टर में। कहता है वेक्टर को ना हम स्केलर की तरह एडअप नहीं कर सकते। हमने स्केलर में क्या किया था, 5 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर कर लिया था आराम से। लेकिन कहता है वेक्टर्स को हम इस तरह ऐड नहीं कर सकते। देयर आर स्पेसिफिक मेथड्स टू ऐड अप वेक्टर्स। वेक्टर्स को एडअप करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। दीज मेथड्स टेक देयर डायरेक्शन ऑल्सो इनटू कंसीडरेशन। अब ये जितने भी मेथड्स हैं ना, इसके अंदर हम डायरेक्शंस को भी लेके आएंगे, क्योंकि वेक्टर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और किसी यूनिट की बात ना करें, साथ साथ हम डायरेक्शन की बात ना करें। इन तीन चीजों की जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमारा वेक्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें जो भी डिस्कशन करेंगे ना अभी आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, तो हम वेक्टर्स को लेकर ही चलेंगे। वेक्टर लिखते कैसे हैं, वेक्टर को अगर हमने कागज पे ड्रॉ करना है, रजिस्टर पे आपने अपने ड्रॉ करना है, तो आप किस तरह ड्रॉ करेंगे, वो सब कुछ सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने लगा है, ध्यान से समझना है। अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर कभी फिर लाइफ में कभी मसला ना आए तो ध्यान से समझना है। अब वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। टेक्स्ट बुक किसी, ये जो हम किताब पढ़े हैं या फिर कोई भी किताब हो जिसके अंदर वेक्टर्स के बारे में जिक्र हो, तो वो कहता है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखो A V और F लिखा हुआ है, ये बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सिंस वी कैन नॉट राइट अ बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर, कहता है कि हमें ना ये कागज के ऊपर ना बोल्ड लेटर करके ना लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक और तरीका भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, आम अल्फाज को देखो, मैं यहाँ पर सिंपल ए लिखता हूँ, और ये ए और ए में फर्क नजर आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रहा है, ये सिंपल ए है और ये वाला जो ए है ना ये वेक्टर का ए है। तो कागज के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर ना ड्रॉ करना ये मुश्किल होता है डार्क में, ठीक है, बोल्ड में। तो इसलिए कहता है कि हमने एक और रिप्रेजेंटेशन रख दिया इसकी। अब वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप सिंपल जो भी वेक्टर का आप नाम दे रहे हो, ए नाम दे रहे हो, वी नाम दे रहे हो, एफ नाम दे रहे हो, डी नाम दे रहे हो, जो भी वेक्टर का नाम दे रहे हो उसके ऊपर ये एक एरो हेड सा बना दो। ठीक है, उसके ऊपर एक एरो सा बना दो पूरा। जब वो एरो आप बना दोगे तो आप कह दो कि हाँ यार ये जो है हमारे पास अब वेक्टर है। तो सिंपल ए लिख दूंगा तो ये वेक्टर नहीं होगा, लेकिन सिंपल ए के ऊपर मैं एक ये एरो सा बना दूंगा ना तो अब ये वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इस तरह भी हो सकती है। अब अगली बात भी सुन लो, आगे कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड। अब देखो, अब ना वेक्टर की तो बात कर ली हमने, अब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, अभी हम पढ़ के हैं ना, वेक्टर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम ना थोड़ा सा ना उसको इटैलिक फॉर्म में लिख देंगे। जैसे कि अगर हमने सिंपल एल लिखते हैं तो हम ना थोड़ा उसको एल इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अगर हम सिंपल ये ई लिखते हैं तो हम इटैलिक फॉर्म में ई थोड़ा टेढ़ा लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके और फैंसी स्टाइल में। या फिर जो हम कहते हैं ना इटैलिक फॉर्म, अगर आपने वर्ड पर देखें या फिर कहीं पर भी आप टाइपिंग करें तो वहां पर आपको इस तरह लिखना आपको नजर आएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टेढ़ा करके स्टाइलिश सा करके ना लिखने को तरीके को ना हम इटैलिक फॉर्म लिख कहते हैं। तो आपको अब आइडिया हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना तो हम इस तरह लिखते हैं, इटैलिक लेटर विदाउट एरोहेड, एरोहेड नहीं लगाते उसके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी तक आपने बातें समझ ली हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। आगे कहता है वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। अब वेक्टर को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखना है हमने। अब वो किस तरह करेंगे, बाय एन एरो हेड एट वन एंड, ठीक है। कहते हैं आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है, मैं सब रेस करता हूँ ऊपर से, यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ करके देखते हैं। कहते हैं वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या है, या फिर आप ये कह लें कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। वो इस तरह करते हैं कि हम जो है ना वेक्टर की एक सीधी लाइन बनाते हैं और साथ में उसके ऊपर एरो बना देते हैं। तो कहते हैं जो सीधी लाइन आपने बनाई है ना ये आपके पास है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक सीधी लाइन से और उसके ऊपर एक ये एंड पर एरो हेड बना देंगे, ठीक है। और ये होती है वेक्टर की डायरेक्शन। आगे ये बात समझ, वेक्टर रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह पॉसिबल है कि आप सीधी लाइन बनाएं और ऊपर एरो एंड पर उसके एरो हेड बना दें। तो जो लाइन होगी वो मैग्नीट्यूड को, या फिर कह सकते हैं कि उसकी किसी वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पर एक वेक्टर बना हुआ है, ठीक है, ये लाइन है ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रही है, और ये जो एरो हेड बना हुआ है ना ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये इतनी बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वेक्टर आपका सिर्फ इस लाइन में होगा, वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, और वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह वेक्टर हो सकता है। बस जो लाइन बना रहे हो ना आप, लाइन सीधी बनानी है, सीधी लाइन ऐसे भी हो सकती है, सीधी लाइन ऐसे भी हो सकती है, सीधी लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो लाइन जो है ना डिनोट करेगी मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है ना वो डिनोट करेगा क्या, डायरेक्शन को। तो यहाँ तक हो गया, मत क्लियर।
अच्छा एक बात और समझ लो, अभी आगे भी काम आएगी। ये जो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है ना, इसको हम टेल बोलते होते हैं। ठीक है, इसको हम टेल बोलते होते हैं। जब रिप्रेजेंट करेंगे ना ग्राफिकली, तो वहां पर डिस्कस भी करूंगा मैं टेल कहाँ पर लगानी है और हेड कहाँ पर लगाना है। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बता दिया, ये जो लाइन है ना, पूरी लाइन ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल, while the direction of an arrow head indicates the direction of a vector। और ये जो हमारे पास एरो हेड है ना, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लाइन के बारे में जिक्र किया उसने, विद अ सूटेबल स्केल। देखो अगर आपसे कहा जाए कि आप फोर्स को रिप्रेजेंट करो एक ग्राफ के ऊपर, तो आप फोर्स का वेक्टर किस तरह बनाओगे? आपको कैसे, आप कागज के ऊपर इस लाइन से, इस मैग्नीट्यूड से फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ठीक है, किस तरह नापोगे? तो हम ना उसी फोर्स को ना कन्वर्ट कर लेते हैं अपने रियल लाइफ में, जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कि हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो स्केल होता है हमारे पास, तो हम उसके ऊपर ना सेंटीमीटर्स में वैल्यू लिखी होती है, तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर हम सेंटीमीटर के हिसाब से लाइन बनाते हैं, कहते हैं जितनी सेंटीमीटर हमने लाइन बनाई है उतनी ही फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वेक्टर के ऊपर। ठीक है, अभी आगे एग्जांपल्स करते हैं इसकी, तो आपको ये बातें मुझे क्लियर हो जाएंगी, इसलिए सूटेबल स्केल का यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगर आपने फोर्स रिप्रेजेंट करनी है, आपने डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करना है एक कागज के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप उसी फोर्स को, उसी डिस्प्लेसमेंट को कह दोगे कि यार लेट से ये बराबर हैं, हमारे पास मौजूद जो स्केल है ना उसके ऊपर रीडिंग्स हैं सेंटीमीटर के अंदर। आप कहते हो कि यार ये फोर्स बराबर है इतने सेंटीमीटर के, या वो डिस्प्लेसमेंट बराबर है इतने सेंटीमीटर के, या वो वेलोसिटी बराबर है इतने सेंटीमीटर की, क्योंकि वेलोसिटी फोर्स वगैरह आप कागज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट इन सेंस कि आप उसको कहोगे कि लेट से, मैथ में करते हैं लेट से, फोर्स जो है ना वो सेंटीमीटर्स के बराबर है। तो आपके पास जो स्केल होता है, जिससे आप बचपन से लेकर अभी तक मार्जिन लाइंस लगाते हैं, उस स्केल के ऊपर रीडिंग्स होती हैं, किस में होती हैं? मीटर रूल याद है ना, मीटर रूल में पढ़ाया था, सेंटीमीटर्स के अंदर रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, सेंटीमीटर्स में। तो आप कन्वर्ट कर लोगे उसको सेंटीमीटर्स के अंदर, और फिर उसके हिसाब से उन्हीं सेंटीमीटर्स में आप लाइन ड्रॉ कर दोगे और कह दोगे यार ये इतनी फोर्स मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो मजीद बातें क्लियर होंगी। अभी तक आपने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, वेक्टर क्या चीज होती है और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड होती है लाइन, और जो एरो हेड होती है वो होती है डायरेक्शन। आगे चलो कि ग्राफ के ऊपर जब आपने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन। अब आ गई हमारे पास नई कहानी। ठीक है, नई कहानी क्या कहती है हमें? आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, परपेंडिकुलर हो, यानी कि दो लाइंस के दरमियान में ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है तकरीबन, या इस तरफ से देखो तो यहाँ पर भी बनता है। तो ये दो लाइंस ड्रॉ किए, एक ना आपने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक आपने ड्रॉ किया ये वर्टिकल लाइन। दो लाइंस आपने ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। पहली बात समझ ली है? तो अगली बात सुनो। वी कैन ड्रॉ वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है वो हमें शो करी है ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन। बचपन में याद है ना, ज्योग्राफी की बुक में ये बना होता था कंपस, जिसमें ऊपर नॉर्थ था, साउथ था, इधर वेस्ट था, इधर ईस्ट था। ये वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ से। हो गई है बात यहाँ तक क्लियर? आगे कहता है द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। अब अगर हमने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करनी है ना, तो हमने इन्हीं दो लाइन से, जो दो लाइंस लगाई है ना हमने, वाई एक्सिस वाली, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी के दरमियान में हमने जो है ना अपना वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, मोस्टली वी यूज एनी टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सेस। अच्छा, यहां तक आपने ना देख लिया है कि हमने एक एक तरह का हमने एक ड्रॉ किया है कि हमने वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी थी, तो उसके लिए हमने एक सिस्टम ड्रॉ किया है। तो इस पूरे हिस्से को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे, जहां पर हमारे पास ये वाली लाइन भी है और ये वाली लाइन भी है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी और एक वर्टिकल लाइन भी है, इसको हम पूरे को कहेंगे सिस्टम। कहता है ये दो तरह से ड्रॉ सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में कन्वर्ट कर लो, और एक तरीका और है जिसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे रिप्रेजेंट करो। वो कैसे? आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, उसको बोलो ये एक्स एक्सिस की लाइन है, और वर्टिकल लाइन लगाओ, उसको आप कह दो कि वाई एक्सिस की लाइन लाइन है ये। तो ये एक और सिस्टम क्रिएट कर दिया हमने। अब ये दोनों सिस्टम्स के अलग अलग नाम है, अभी हम नाम भी देंगे, लेकिन एक बात और समझ लो। यहाँ पर होता है हमारे पास एक्स, और यहाँ पर होता है हमारे पास एक्स प्राइम। अब ये एक्स और एक्स प्राइम में आपने परेशान नहीं हो जाना। हमने ये पूरी लाइन ड्रॉ की है ना एक्स की, और उसके बीच में एक और लाइन गुजार दी है वाई एक्सिस की, जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने जब ये किया ना, तो हमारे पास एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, वाई का एक हिस्सा ये बन गया और वाई का एक हिस्सा ये बन गया। ठीक है, जब हमारे पास टोटल ये चार हिस्से बन गए, तो हमने सबको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग नाम भी देने हैं।
तो इसलिए हमने इस पॉजिटिव वाली साइड को सिंपल एक्स दे दिया, और इस एक्स के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड थी ना, उसको एक्स प्राइम का नाम दे दिया, यानी कि डैश यानी कि प्राइम। वाई को हमने इसको हमने वाई नाम दे दिया पॉजिटिव वाली साइड को, और जो नेगेटिव वाली साइड थी यानी कि इस वाई से बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड थी वो थी वाई प्राइम, इसको हमने फर्क करने के लिए ऊपर वाली साइड से इस साइड को फर्क करने के लिए इसको वाई डैश या फिर वाई प्राइम का नाम दे दिया। तो ये आपके पास चार कोने थे, इन चारों का आपने नाम दे दिया। और लाइंस आपने दो ही ड्रॉ की हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास एक और सिस्टम हो गया। एक बात और, जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती है, यानी कि ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, एक्स वाली और वाई वाली, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। सेम यहाँ पर भी देखो ओ लिखा हुआ है तो ऑरिजिन नजर आ रहा है। अभी वेक्टर कैसे डिनोट किया यहाँ पर वेक्टर कैसे बनाया, ये अभी तक मैंने नहीं बताया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कहा था इन दोनों को नाम देंगे, कि जहां पर हमारे पास सिस्टम हो जिसमें हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रिप्रेजेंट करना हो लाइंस में, और जहां पर हमारे पास इस तरह का सिस्टम हो जहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको पहले वाले को हम कहते हैं जियोग्राफिकल डायरेक्शन, ठीक है, और अगले वाले को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वाला हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये वाला हमारे पास है जियोग्राफिकल सिस्टम। ठीक हो गया बात। ज्योग्राफिकल सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी की तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमें बता रहा है। और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते होते हैं इसको, जहां पर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन शो हो रही हो। आगे सुनो, अब वेक्टर कैसे बनाना है भाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। A vector is drawn starting from the origin of the reference axis towards the given direction. अब कहता है कि आपने वेक्टर ड्रॉ करना है ना, तो आपने वेक्टर स्टार्ट करना है बिल्कुल ओरिजिन से। ठीक है, जीरो पॉइंट जो था ना, वो पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में मिल रहा है, तो वो यही तो पॉइंट है जहां पर आपस में दोनों मिल रहे हैं। और कहाँ मिल रहे हैं, कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, यहीं पर मिल रहे हैं, तो इसको हम ओरिजिन कह रहे हैं। ठीक है, यहां से आपने वेक्टर बनाना शुरू करना है। आगे कहता है द डायरेक्शन इज यूजली गिवन बाय एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। और जब आपने डायरेक्शन देनी है, तो आपने डायरेक्शन किस तरह देनी है, आपने एक्स एक्सिस को थोड़ा जूम करके बताता हूँ। अच्छा, ये आपके पास लाइन थी ना एक्स एक्सिस वाली, आपने एक्स एक्सिस को रेफरेंस बनाना है, और यहां से डायरेक्शन देना शुरू करनी है। ठीक है, यहां से डायरेक्शन देना शुरू करनी है, और जहां पर वेक्टर आपका खत्म हो रहा है, वहां पर जाके आपने खत्म कर देना, छोटी सी टोपी बना देनी है ऊपर इसकी। ठीक है, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 30 डिग्री एंगल। अब ये 30 डिग्री एंगल कहाँ से आया, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आया। सबसे पहले ना, कभी भी आपने जब वेक्टर ड्रॉ करना है ना, अपने रजिस्टर के ऊपर, अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, अपने पेपर किसी भी कागज के ऊपर, तो आपको ना दो चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए स्केल। कौन सा स्केल, जो कि आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं मार्जिन लाइंस लगाने के लिए, आपकी ज्योमेट्री में होता ही होता है ये। और आपको एक और चीज चाहिए, प्रोटेक्टर, जिसको हम डी बोलते होते हैं। देखिए बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं डी। अब करना यह है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, स्केल से हम क्या करेंगे, स्केल से हम लेंथ बताएंगे कि हमने वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करना है उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि ये जो लाइन हम रिप्रेजेंट करें ना मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की हम लेंथ बताएंगे कि मैग्नीट्यूड कितना लंबा हमने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब किस तरह करेंगे, नीचे एग्जांपल से करवाता हूँ भी। और डी की वजह से, डी में देखो यहाँ पर ना होता है जीरो, और यहाँ पर ना एंगल्स लिखे होते हैं सारे, ये जीरो से शुरू होता है और 180 डिग्री पे जाके ना ये खत्म हो जाता है। देखा ही होगा आपने ये मुख्तलिफ यहाँ पे ना लाइंस लगी होती हैं सेंटर में। इस डी का जो जीरो पॉइंट है ना ऑरिजिन, इसको उठाकर आपने रख देना है इस ग्राफ के ऑरिजिन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर रख देना है। जब आप यहाँ पर रखेंगे ना, तो आपने जितना भी एंगल बनाना है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने बनाना है 30 डिग्री एंगल, तो ये 30 डिग्री कैसे बनेगा, आपने डी उठा के अपने इस पॉइंट पर रख दी, और फिर यहाँ पर करके ना आपको 30 डिग्री का एंगल शो होगा। ठीक है, तो आपने मार्क कर लेना आपको 30 डिग्री एंगल कहाँ पर बन रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ना, ये वाली साइड यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। और जब 30 डिग्री के एंगल को आप नोट कर लेंगे, उसके बाद आपने अपना स्केल देखना है, और अगर आपने देखना है आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो उसी 30 डिग्री एंगल की जो रेंज के अंदर ना आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है। तो ये इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिरी बात मैं बता दूं मजीद आपको, ये बातें मैं बार बार रिपीट भी करूंगा अभी, ताकि मजीद समझ आ जाए। एक बात और देखो, हमने ना रेफरेंस पॉइंट बनाना है इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को, और यहां से हमने अपना एंगल का जो कर्व सा बना ना, ये जो थोड़ी सी लाइन सी बनाई हुई है, हमने यहां से अपना एंगल उठाना है, और वहां पर जाके खत्म कर देना है जहां पर हमारा वेक्टर का एंगल खत्म हो रहा हो। फर्ज करो मैंने बनाया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल तकरीबन मेरा यहाँ पर बनेगा ना डी में। देखो यहाँ 30 आ रहा है, तो यहाँ करके 60 आ जाएगा, मिसाल के तौर पे है ना, ऐसे ही होगा ना, यहाँ 60 आ जाएगा। तो फिर मैं एक्स एक्सेस से अपनी लाइन उठाना शुरू करूंगा, और इसको पूरी लाके यहाँ खत्म कर दूंगा, और एंड पर एक छोटा सा एरो हेड सा बना दूंगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना एंगल को ना इस तरह रिप्रेजेंट करना है, और एक्स एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट बना के।
एक बात मैं और करूंगा, फिर हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ, वो बात यहीं पर लिखी हुई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन में, जो बताया था मैंने आपको। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस थे ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले, द रेफरेंस लाइन इज नॉर्थ से लेकर साउथ तक। कहते हैं रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना वो उसका होता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी कि उसको जब आपने शुरू करना है ना, तो आपने उसको नॉर्थ वाली लाइन से शुरू करना है। ठीक है। और जब आपने नॉर्थ से शुरू करना है और फिर नीचे लेके आना है, जहां तक साउथ की तरफ लेके आओगे, इसका मुंह जो है ना देखो, इस यहां से अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो इसका मुंह कहाँ जा रहा है? आप कहोगे साउथ की तरफ जा रहा है क्योंकि साउथ नीचे है। हाँ, और जहां पर वेक्टर हमारा खत्म हो रहा है ना, तो वहां पर जाके हमने इसको खत्म कर देना है। ठीक होगी ये बात? वहां पर जाके हमने इसको खत्म कर देना है, और उतना ही एंगल हमें पता ही होगा। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर नॉर्थ होता है, और वहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होता है एक्स एक्सिस की लाइन, यानी कि ये लाइन से हमने वेक्टर को उठाना है अपने। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं। देखो यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी गलती नजर आ रही है। ठीक है, वो गलती क्या है? नीचे उसने बताया कि नॉर्थ से शुरू करना है, यहाँ पर उसने ना ईस्ट से शुरू कर दिया, तो यहाँ पर ये गलत है। आपने शुरू करना है नॉर्थ से, और जहां पर वेक्टर खत्म हो रहा है ना आपका, वहां तक आपने अपनी जो कर्व है ना, कर्व वो ले आनी है, एंगल की जो कर्व है उसको आपने वहां तक ले आना है, नॉर्थ से लाना है। तो यहाँ पर गलती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं अपनी बुक में। शुरू करना है नॉर्थ से, और नॉर्थ से उसका मुंह रखना है नीचे साउथ की तरफ। तो बस ठीक है। एक बात और करनी है कि जब आप अपना ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसमें जब अपना ग्राफ बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये जो आपने ये चीज रखी है, इसको हमेशा आपने एक्स से उठा के ऊपर लेके आ रहे हो ना, तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपने अपने जो कर्व है आपकी, ये जो गोल सी जो कर्व है ना, ये इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। वैसे मैं बात बता चुका हूँ दूसरे लफ्जों में कि आपने एक्स से उठाओगे तो ऑब्वियसली वो ऊपर ही जाएगा ना, तो एक्स से उठा के ऊपर लेके जा रहे हो तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बनती है। घड़ी इस तरह घूमती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, आपने इसको उल्टा घुमाना है, ऐसे 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 घुमाना है। ठीक है, उल्टा घुमाना है आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो वही हो गया, अगर आप एक्स से उठाओगे तो ऊपर तक लेके जाओगे, तो आप ऑब्वियसली ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हो आप। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो बुक ने लिखा था, तो मैंने वो लाइन भी बता दी आपको, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज ही इसको मूव कराना है। तो ये हमारे पास हो गए। जियोग्राफिकल रीजन कब होता है? जब हमारे पास दो एक्सिस हों, तो जब हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हों, एक लाइन हो हमारी नॉर्थ और साउथ की, और एक हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो वेस्ट और ईस्ट की। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है? ये वाला, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस हो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और वाई एक्सिस हो हमारे पास वर्टिकल लाइन पर। ये सारा कुछ जो कुछ था ना, इसे मैंने डिटेल से समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास जो है ना वो ये एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में मजीद बातें भी क्लियर करूंगा मैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम वेलोसिटी को, फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को एक ग्राफ के ऊपर अपने हाथों से कैसे लिखेंगे भाई। हम वेलोसिटी तो होती है कोई चीज चल जाना, चल के फासला कवर कर लेना, किस डायरेक्शन में कवर करना, तो ये तो हमें हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? तो इसलिए हम इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे एक सूटेबल स्केल के अंदर, और वो सूटेबल स्केल हमारे पास क्या होगा? वो सेंटीमीटर का स्केल होगा, वही स्केल जिसको हम मार्जिन लाइंस लगाने के लिए अपनी ज्योमेट्री में हमेशा रखते हैं। ठीक है, अब वही काम करेंगे। कहता है ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर वी, वेलोसिटी वेक्टर वी लगाना है। ठीक है, हम जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना, ये वेक्टर, इस वेक्टर का नाम होगा वी, ये याद रख लो बस। ठीक है, हमने वेक्टर का नाम दे दिया वी। कहते हैं वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ना वो ms-1 होता है, मीटर पर सेकंड, वो मैं अगले लेक्चर्स में बताऊंगा भी आपको। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल बना रही है, टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि वो नॉर्थ से शुरू हो रही है और ईस्ट तक जा रही है वो। ठीक है, नॉर्थ से शुरू होके, यानी कि देखो ना यहाँ से नॉर्थ से शुरू हो रही है वो, और ईस्ट की तरफ उसका मुंह है, ईस्ट की तरफ वो जा रही है। ठीक है, इस तरह समझ लो आप। ईस्ट ऑफ नॉर्थ जहां पर भी लिखा आएगा तो बात ये है, हम नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं और ईस्ट पर जा रहे हैं। ठीक है, अगर साउथ ऑफ नॉर्थ लिखा आ रहा है तो नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं, हम साउथ की तरफ जा रहे हैं। इतना तो बात अब आपको समझ आई गई होगी। अब देखो क्या करना है, इस वेलोसिटी को अब हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? सेंटीमीटर्स के अंदर। अब सेंटीमीटर के अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो स्केल होता है उसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं सेंटीमीटर्स के अंदर। मीटर रूल याद है ना, चैप्टर 1 में पढ़ाया था, तो बताया था ना कि हर बड़ी डिवीजन के दरमियान में जो फासला है वो सेंटीमीटर्स के अंदर है, तो इसलिए हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो पहला पॉइंट वो यही कहता है, ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंडिकेटिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, अब आपका सवाल जेन में होगा कि सर हमने, हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स थे, एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन सिस्टम जिसको हम कह रहे थे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से रिप्रेजेंट होगा, और एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम कह रहे थे एक्स और वाई एक्सिस से डिनोट होगा। तो हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि हमने ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को इस्तेमाल ही क्यों किया है? तो इसका जवाब ये है कि हमें स्टेटमेंट में उसने इशारा दे दिया कि आपने ज्योग्राफिकल सिस्टम को इस्तेमाल करना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देखो ईस्ट नॉर्थ का जिक्र आ रहा है ना, तो आपने ज्योग्राफिकल डायरेक्शन सिस्टम को ही इस्तेमाल करना है। इसलिए हम कहेंगे हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो ईस्ट और वेस्ट को शो करेगी, और एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमें नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करवाएगी।
अगला पॉइंट कहता है सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, वही जो स्केल आपकी ज्योमेट्री में पड़ा होता है उसको भी निकालो और कहो कि जो आपका जो 100 सेंटीमीटर है ना वो बराबर है 1 सेंटीमीटर के। सपोज करना ना, लेट लेट करना है, ठीक है, जो मैथ में करते हैं। आप कहते नहीं हो लेट एक्स इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन, तो वही तो लेट कर रहे हैं यहाँ पर। हम कहेंगे लेट 100 मीटर पर सेकंड यानी कि 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बराबर है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 300 सेंटीमीटर है। तो फिर आप क्या कहोगे, 300 सॉरी 300 मीटर पर सेकंड है, तो आप क्या कहोगे कि वो 300 मीटर पर सेकंड अब बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, जब 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 300 मीटर पर सेकंड 3 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो यही यहाँ पर बात लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है ड्रॉ 3 सेंटीमीटर लाइन ओपी। अब हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अब ओपी नाम क्यों दिया बताता हूँ अभी। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल क्यों बनाना है भाई, क्योंकि वो हमें गिवन में अंदर अवेलेबल था। उसने हमें बाउंड किया था, हमें ये डाटा दिया था कि 60 डिग्री का ही एंगल बनाओगे आप। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड ईस्ट, आपने नॉर्थ से शुरू करना है और ईस्ट पे खत्म करना है। बताई थी ना यहाँ पर बात, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ से शुरू करना है और ईस्ट पर खत्म करना है। अब सुनो जी कहानी क्या है इसकी। ओपी नाम क्यों आया। ओपी नाम इसलिए आया क्योंकि हमने कहा था कि जो भी हमारे पास मिड पॉइंट होता है, जहां पर दोनों हमारे पास वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये दोनों लाइंस जो है ना जहां पर इंटरसेक्ट करी हैं जिस पॉइंट में, वो पॉइंट होता है ओरिजिन का। ठीक है, ओरिजिन, और उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमने उस वेक्टर को जब लिखना है, हमने ड्रॉ करना है, तो वेक्टर ड्रॉ करना है हमने 3 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो उस वेक्टर का जो एंड पॉइंट होगा ना वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा, यानी कि एरो हेड। और उस एरो हेड का जो हमने नाम दिया ना, वो नाम दिया हमने पी। यानी कि वेक्टर का जो शुरू हो रहा है उसका नाम ओ है, जब वेक्टर एंड हो रहा है उसका नाम हमने दे दिया पी। आप पी ना दो, आप आर दे लो, आप एस दे लो, आप क्यू दे लो, कुछ भी नाम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं जो हम वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और जहां पर हम खत्म करें उस अल्फाबेट का नाम पकड़ लेंगे। तो हम कहेंगे हमने वेक्टर वेक्टर को ड्रॉ किया है और वेक्टर का नाम क्या है, ओपी वेक्टर है। और 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, समझ आ गया आपको। 300 मीटर पर सेकंड था, तो 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर बनाया है, और 300 मीटर पर सेकंड बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। और एंगल 60 डिग्री अब हम कैसे बनाएंगे वो कहानी सुनो जरा। आपने क्या करना है, आपने बताया था ना स्केल पकड़ना है, स्केल से 3 सेंटीमीटर बना लेना है। सबसे पहले एंगल बनाने से भी पहले एक काम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपने बना लिया अपना सिस्टम, जियोग्राफिकल डायरेक्शन सिस्टम बना लिया आपने। उसके बाद आपने डी पकड़नी है। ठीक है, डी को रखना है। जब आपने डी रख लोगे ना, आपने ये नोट करना है कि आपका जो डी का 0 पॉइंट है ना, डी के ऊपर भी ना सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है 0 डिग्री वाला। वो आपने 0 डिग्री नहीं, सॉरी, बस 0 पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। तो वो आपने उस पॉइंट को ओरिजिन के पॉइंट से जाके एग्जैक्ट मैच करा देना है। ठीक है, अब ओरिजिन का मिड पॉइंट यानी कि ओरिजिन वाला पॉइंट और जो डी का जो सेंटर वाला पॉइंट है, वो आपस में जाके एग्जैक्टली मिल गए हैं। जब वो एग्जैक्टली मिल जाएंगे ना, तो यहाँ पर करके ना आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने हल्का सा मार्क कर लेना कि आपका बन गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आपने हटा देनी है डी अपनी, ये आपने डी अपनी यहाँ से हटा दी। फिर आपने ना अपना स्केल पकड़ना है, और स्केल का जो आपका जीरो होगा ना, स्केल जहां से स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से, जीरो को रखना है आपने फिर से ओरिजिन पे। और देखना है कि आपने अपने एंगल की, ये जो एंगल यहाँ बन रहा था ना आपका, तो आपने अपने एंगल की ही सिमत में 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, आ गई है बात समझ। पहले आपने अपनी डी रखनी है, डी से आपने अपना एंगल सेट कर लेना है, हल्का सा मार्क रख लेना है निशानी के तौर पर कि यहाँ पर एंगल बन रहा है। और जितनी सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से 3 सेंटीमीटर की, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 3 सेंटीमीटर की आपने अपने फुटे से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, अपने मीटर रूल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और वो शुरू कहाँ से करना है, ओरिजिन पे आपने जीरो रखना है, और फिर 3 सेंटीमीटर जहां पर भी खत्म हो रहा है ना, आपने वहां तक लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो बस ठीक है, चाहे आपकी लाइन यहाँ आगे भी जा रही है तो कोई मसले की बात नहीं है। बस एंगल आपका ना 60 डिग्री का ही बनना चाहिए, जो कि आपने पहले से मार्क करके रखा हुआ होगा। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, हमने इस तरह इसको रिप्रेजेंट करना है। और जो आपने वेक्टर यहाँ पर डिनोट किया 60 डिग्री पे, उसका नाम आप दे दो वेक्टर, वेक्टर बी, क्योंकि इसने कहा था कि वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करो, तो हमने वो कर दिया। तो ये था आसान सी कहानी इसकी। अब उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होंगी। इसी तरह एग्जाम्पल 2.2 करेंगे, तो 2.2 में भी आपको मजीद बातें क्लियर करा दूंगा मैं, तो मसला कोई नहीं होगा आपको। ठीक है, क्या कहता है कि ड्रॉ फोर्स वेक्टर एफ। अब हम वेक्टर जो जो रिप्रेजेंट करने लगे हैं या फिर वेक्टर जो ड्रॉ करने लगे हैं, उसका नाम है एफ। तो ये देखो रिया वन एफ नाम, बस ठीक है। नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, कोई मसला नहीं है। जो आपको सवाल में कहा है ना कि आपने ये नाम देना है, तो आपने फिर वो नाम एक दे देना है। ठीक है, इस वेक्टर को आप वेक्टर वी कह लो, या फिर आपने अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो वेक्टर ए कह लो, आपकी मर्जी है। और एफ बोल्ड में क्यों लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि वेक्टर को हमेशा बोल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बोल्ड में नहीं करता तो किस में करता है, ये करता सिंपल एफ लिखता ऊपर ना, यहाँ पर ये एक एरो सा बना देता। तो हम कह देंगे कि इस तरह रिप्रेजेंट कर लेता वेक्टर को। कहता है एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ना 350 न्यूटन है। क्या कागज के ऊपर आप 350 न्यूटन ड्रॉ कर सकते हो।
आप कहोगे नहीं कर सकते, तो हाँ, इस 350 न्यूटन को हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि हम सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं ना। हाँ, इसलिए एन एक्टिंग एन एंगल 60 डिग्री, एंगल हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री, इसको हम किस तरह निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे डी से, और डी का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटेक्टर, उससे हम निकालेंगे। आगे विद एन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का जिक्र आ गया ना यहाँ पर, यानी कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस है। आपने जो कर्व बनानी है ना, एंगल की कर्व जो बनानी है ये वाली, आपने एक्स से उठाना है और यहाँ पर जाके खत्म कर देना, जहाँ पर वेक्टर हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। एक्स से उठा के उसको वेक्टर तक खत्म कर देना है। तो ये वो बात हो रही है, एक्स एक्सिस को आप बनाओ अपना रेफरेंस पॉइंट, जो बता गया था मैं आपको ऊपर। जब एक्स एक्सिस यहाँ पर आ गया, तो आपकी जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये जो दो लाइंस हैं आपकी बनेंगी एक्स, एक्स प्राइम की, ये वाई, और ये नीचे वाई प्राइम की। आ गई है बातें याद। तो दूसरा सिस्टम था, इस सिस्टम का नाम क्या है, अब फौरन बताओ। इस सिस्टम का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि हमें सवाल के अंदर उसने एक्स एक्सिस दे दिया। जैसे ही हमने एक्स एक्सिस को देखा, तो हमने फौरन एक्स और एक्स प्राइम वाली लाइन ड्रॉ कर दी, और वाई प्राइम वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंपल सोल्यूशन होगा। आपने, मैंने पहले बात मैंने बता दी आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाओ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आप बनाओ, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करो। नंबर टू कहता है स्केल सेट करो। कैसे सेट करेंगे, हम कहेंगे कि 100 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो 350 न्यूटन बराबर किसके हुआ, 3.5 सेंटीमीटर के। अब 3.5 सेंटीमीटर का आपने मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना है। आगे कहता है ड्रॉ 3.5 सेंटीमीटर लाइन ओ से लेकर क्यू तक एट एन एंगल 60 डिग्री। अब कैसे करेंगे, 60 डिग्री हमें यहाँ पर गिवन है, और हमारे पास जो लाइन बनेगी वो 3.5 सेंटीमीटर की बनेगी। तो कैसे करेंगे, पहला काम ये करेंगे, हम यहाँ पर ना, ये हमने ना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली। एक को नाम दिया हमने एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स और एक्स प्राइम। एक को नाम दिया हमने वाई और वाई प्राइम, जिसको एज अ होल हम बोलते हैं वाई एक्सिस। फिर हमने ना अपनी डी रखी यहाँ पर, हमने अपनी डी रखी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने डी का जो जीरो था ना, उसके हमने एक्स और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन था ना, वहां पर जाके एग्जैक्टली मिला दिया उसको। जब उसको मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पर करके, ओहो, तो हमारा यहाँ पर तकरीबन करके ना 60 डिग्री का मार्क बनेगा, ठीक है, यहाँ पर करके। फिर हमने अपनी डी उठा ली यहाँ से, हमने अपनी डी यहाँ से उठा ली। फिर हमने अपना स्केल पकड़ा, और स्केल का जो जीरो पॉइंट था, यानी कि जहां से स्केल स्टार्ट हो रहा था, उसको रखा फिर से ओरिजिन पे, और वहां से लाइन खींचना शुरू हुए 60 डिग्री की ही सीध में। खींचते खींचते 3.5 सेंटीमीटर की आपने 3.5 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर इसकी बना दी टोपी, और टोपी का यहाँ पर नाम दे दिया आपने क्यू। ठीक है, क्यू दे दो, आर दे दो, ऐसे तो कुछ भी दे दो, और जो ओरिजिन था उसका नाम था ओ। तो हम कह देंगे हमने डी की हेल्प से एंगल सेट किया अपना, और हमने स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर ली, जितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी। और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस को रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए अपनी ये भी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इस कर्व को भी हमने मूव करा दिया। तो ये हमारे पास हो गया कुल मिला के एग्जाम्पल नंबर 2.2। होपफुली आपको ये सारी बातें ना समझ आ गई होंगी। डी का इस्तेमाल पहले करना है, डी का जो ओरिजिन है वो इन ग्राफ के इस, यानी कि इस, जो आप कह लो कि सिस्टम है, इस सिस्टम के ओरिजिन के ऊपर आपने रखना है वो, ठीक है। फिर एंगल सेट करने हैं उसके हिसाब से। जब उसके हिसाब से, या देखो यहाँ बन रहा है एंगल, जब उसके हिसाब से एंगल सेट कर लोगे, तो उसके बाद आपने डी उठा देनी है, और डी उठाने के बाद जो है ना, आपने क्या करना है, अपना स्केल पकड़ना है, स्केल के जीरो को इस ओरिजिन के ऊपर आपने सेट कर देना है, और फिर उसी हिसाब से जितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है, 3.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लो। एंड पर उसकी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक पूरा मैग्नीट्यूड और साथ में उसका एरो हेड, तो एरो हेड बना दो, और एरो हेड के ऊपर आप एक नया नाम दे दो। कुछ भी नाम दे सकते हो, ओ दे दो, ओ तो खैर आपने ओरिजिन को दिया है ना, अब पी दे दो, आर दे दो, एस दे दो, टी दे दो, कुछ भी दे दो। फिर आप कहोगे कि हमने ओ से लेकर इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर ली, यानी कि यहाँ पर है ओ से लेकर क्यू तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये हमारे पास टोटल नाम था, और हमने इस वेक्टर का नाम क्या दिया था, इस वेक्टर का नाम था एफ, तो इसके ऊपर हमने एफ लिख दिया। तो कुल मिला के ये तरीका इंतहाई आसान है, लेक्चर सुनो और फौरन डी पकड़ो, और जो है ना डी पकड़ के अब एक स्केल पकड़ो, और फौरन अपना रजिस्टर बनाना शुरू कर दो। ठीक है, एक दो बार बनाओगे तो कभी भी नहीं भूलेगा आपको ये। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने समझना है, क्योंकि ये चैप्टर आगे ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे, तो जब तक समझोगे नहीं तो बातें नहीं होंगी क्लियर आपसे। आगे चलते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर पे। अब रिजल्टेंट वेक्टर बड़ा ही आसान है, कहता है वी कैन ऐड टू और मोर वेक्टर्स, हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं टू गेट अ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर हासिल करने के लिए, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर्स हो ना, तो हम कहेंगे हम दो वेक्टर्स को इकट्ठा लिखें, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर्स को ऐड अप करें, तो रिजल्ट में हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आएगा, जिसके पास दोनों की ताकत होगी, ठीक है, दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज या दोनों वेक्टर्स की जो भी ताकत है ना, आप कुछ भी कह लो, दोनों वेक्टर्स की जो वैल्यू है, वो रिजल्टेंट वेक्टर अकेला उस पर भारी होगा। भारी ना सेंस किसके बराबर होगा, हम इसको लिखते हैं इस तरह, आर इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
ठीक है, और ये जो आर आई हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है दोनों वेक्टर्स के। अगर मैं कहूं यहाँ पर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। आप जितने भी अप टू सो ऑन एन नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हो यहाँ पर, और आप सारे वेक्टर्स को ऐड करना, और ऐड करने के बाद जो इसका आंसर होगा ना वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। आप पेपर देते हो, पेपर में आपके मैथ में नंबर आते हैं, फिजिक्स में नंबर आते हैं, केमिस्ट्री में नंबर आते हैं, इंग्लिश में नंबर आते हैं, 9 सब्जेक्ट्स में आपके नंबर आते हैं। और फिर टोटल नंबर्स को क्या बोलते हो आप कहते हो टोटल नंबर को रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आता है ना आपके टोटल नंबर्स जितने भी आपके आए हैं ना, उनका रिजल्ट आता है। तो वही कह रहे हैं वेक्टर्स जो है ना अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के नंबर को हम कंबाइन करेंगे तो एक एक हासिल हसूल होगा हमें, और वो होगा उसका रिजल्ट, जिसको हम फिजिक्स की जुबान में बोल रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक होगी बात। अब वो कहता है कि इट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ऑल द वेक्टर्स। फर्ज करो ये एक मैंने ना बड़ा सा ना डब्बा रखा है। मैंने कहा दो बंदों का कि तू भी फोर्स लगा, तू भी फोर्स लगा, ठीक है, वो दोनों फोर्स लगा रहे हैं। अब ये लगा रहा है 5 न्यूटन फोर्स, ये लगा रहा है 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है। अब जो फोर्स लग रही है उस पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, आप कहोगे 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, आंसर इज 15 न्यूटन। तो टोटल फोर्स लग रही है 15 न्यूटन पे। 5 न्यूटन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक बंदा लगा रहा है, 10 न्यूटन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एक बंदा लगा रहा है, और जो 15 न्यूटन है वो कंबाइंड इफेक्ट है 5 और 10 के, यानी कि 15 न्यूटन कंबाइंड फोर्स है पहले बंदे की और दूसरे बंदे की, और इसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो बस इस तरह समझ लो बात को। We have to determine both magnitude and direction of the resultant vector. Therefore, it is a quite different from that of scalar addition. अब हमने ना स्केलर में तो बात की थी कि अगर आप 5 मीटर प्लस 5 मीटर कर लो तो सिंपल ऐड हो गया, आपका आंसर 10 मीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर ना मसला ये है कि आपने जब किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट बताना होगा ना, तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी बताओगे, साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है। अब डायरेक्शन बताने का तरीका, मैग्नीट्यूड बताने का तरीका, ये बड़ा ही कह लो कि हायर क्लासेस वाला है। तो हम वहीं पर जाके इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जाके ये आता है, लेकिन हो सकता है अब आपको अगले साल भी आ जाए, कुछ पता नहीं है। अभी अभी के लिए ना ये फर्स्ट ईयर की बुक में है, तो वहां पर आप देख भी सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका। तो वहां पर ना हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो ना टेन का हम इस्तेमाल करते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उससे हम निकालते हैं फिर हमारे पास डायरेक्शन। और अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम ये आर वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। अब आर वाले फॉर्मूले का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, अभी थोड़ा सा दूंगा बस समझने के लिए, ज्यादा नहीं। तो इससे हम आर से हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, और थीटा से हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन। तो ये रिजल्टेंट निकालने का हमारे पास तरीका होता है एक पूरे वेक्टर की। ठीक है। अब कहता है कि वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका है, इज अ ग्राफिकल मेथड, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। यानी कि अब ग्राफिकल मेथड से हमने वेक्टर की एडिशन करनी है। अब वो किस तरह करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कौन सा ड्रॉ करेंगे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो वो बड़ा आसान है, अभी हम न्यूमेरिकल्स करके आए हैं, सेम वही बातें वहां पर हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ के ऊपर, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर अब हमने वेक्टर्स को ड्रॉ करना है। और ये ड्रॉ अभी हम करके आ चुके हैं, एग्जांपल 2.1 और 2.2 में क्या किया मैं यही तो किया है। अब वही चीज हम समझेंगे, और थोड़ा सा मजीद इसको ना आगे एक स्टेप और आगे एक्सप्लेन कर लेंगे, बस इतना ही काम करना है इसमें। कॉन्सेप्ट पुराने हैं, सब समझ आ गई आपको। कहता है दो वेक्टर्स हमारे पास, एक का नाम है V1, एक का नाम है V2, हैविंग अ मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन और एक का मैग्नीट्यूड है 400 न्यूटन। अब जैसे ही आपने देखा ना यहाँ पर हमारे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है न्यूटन के अंदर, तो आपके जेहन में फौरन क्या बात आनी चाहिए, आपके जेहन में ये आएगा कि यार ये न्यूटन तो हम अपने ग्राफ के ऊपर, अपने रजिस्टर पे ऊपर, अपने कागज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसी न्यूटन को अब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स के अंदर। तो हाँ जी, सेंटीमीटर को हम अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे। और कहता है कि जो 300 न्यूटन वाला वेक्टर है ना, उसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और 400 वाले में बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। कहाँ से, एक्स एक्सिस पे। अब फौरन आपका जेहन में बात आ जाएगी, जब एक्स एक्सिस आ गया तो हमारा जो सिस्टम होगा ना, वो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, जिसके अंदर एक्स और एक्स प्राइम होता है, वाई और वाई प्राइम होता है। ठीक है। एक्स, एक्स का ऑपोजिट एक्स प्राइम, वाई, वाई का ऑपोजिट वाई प्राइम। तो बस ठीक होगी बात यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब हमने स्केल सेट करने हैं, 100 न्यूटन को बराबर करना है 1 सेंटीमीटर के, तो हमारा 300 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 3 सेंटीमीटर के। और 400 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 4 सेंटीमीटर के। तो अब हमने हमने जो मैग्नीट्यूड की लाइन ड्रॉ करनी है ना, वो 3 सेंटीमीटर की करनी है और 4 सेंटीमीटर की करनी है। तो दो वेक्टर्स हमारे पास हैं इसमें। अब कहते हैं दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है, वो है हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल पढ़ाने से पहले ना, मैं ये पूरा जो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है ना वेक्टर एक ग्राफ के अंदर, तो उस वेक्टर को समझा दूं आपको, फिर हम हेड टू टेल रूल पे आएंगे, और हेड टू टेल रूल को समझते हुए हम ये इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अभी आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या होता है आपका, आपने ना एक्स एक्सिस यहाँ पर नजर आ गया आपको,
तो आपने फौरन क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है वाई वाई प्राइम की, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है एक्स और एक्स प्राइम की। ठीक है। जब आपने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, फिर आपने क्या करना है, बल्कि यहाँ बनाते हैं ना, ये और ये हमने बना लिया। ये था हमारे पास एक्स, ये था हमारे पास एक्स प्राइम, ये हमारे पास था वाई, सॉरी वाई, और ये हमारे पास था वाई प्राइम। ये हमने ड्रॉ कर लिया। फिर पहला काम क्या करना है, पहला काम हमने अपनी ना डी पकड़नी है, और अपनी डी को रखना है यहाँ पर। ठीक है। और डी का जो सेंटर पॉइंट है ना, उस पॉइंट को हमने ऑरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन ये था, इस सिस्टम के जो ओरिजिन था वहां पर जाके अपनी टी को फिट कर देना है। जब आप ये करेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास जो पहला पहला वेक्टर था ना, वो था 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, और उसमें जो एंगल था वो था 30 डिग्री का। ठीक है ना, ये पढ़ के तो है ना भी आप। ओके। फिर आपने क्या करना है, 30 डिग्री मार्क करना है। तो 30 डिग्री तकरीबन ना आपका यहाँ पर करके आ जाएगा। फिर आपने ना अपनी डी उठा के साइड पे कर देनी है। फिर आपने रखना है स्केल, और स्केल का जो जीरो होगा वो रख देना ओरिजिन पे, और उसके हिसाब से ना 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ऊपर ना आपने टोपी बना देनी है। टोपी किसकी थी, ये टोपी थी हमारे पास वेक्टर की, तो वेक्टर का एरो हेड बना देना है। ये आपके पास रिप्रेजेंट हो गया क्या, रिप्रेजेंट हो गया आपके पास ये 30 डिग्री वाला 3 सेंटीमीटर का वेक्टर, जिसको हम 300 न्यूटन का वेक्टर भी कह लेंगे। फिर आपने क्या करना है, दोबारा अपनी डी रखनी है, और उसी तरह अरेंजमेंट करनी है इसकी, और अरेंजमेंट करने के बाद आपने 60 डिग्री का मार्क अपना ढूंढ लेना है। 60 डिग्री आपको यहाँ पर कहीं नजर आएगा, तो आपने ना उसके हिसाब से ना एक निशानी रख लेनी है यहाँ पर, तकरीबन ना आपने निशानी रख लेनी है कि 60 डिग्री आपका कहाँ पर आ रहा है। डी उठा के परे फेंको, और फिर स्केल रखो। स्केल को जो है ना, स्केल का जो जीरो पॉइंट है ना, उसको यहाँ पर ओरिजिन पे रखो, और फिर उसी हिसाब से ना आपने लाइन ड्रॉ करनी है, वेक्टर ड्रॉ करना है। कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है, आपने करना है अब 4 सेंटीमीटर और 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री हमने बता दिया, और 4 सेंटीमीटर की ना आप एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है। सॉरी गलत हो गई है बस, लेकिन आपको आइडिया तो है ना, 60 डिग्री आपका जहां पर भी बन रहा है, यहाँ करके अगर बन रहा है तो आप उस हिसाब से ना अपनी लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है। बस एरो हेड बना दो ऊपर। तो ये हमारे पास टोटल तरीका था इसको एक्सप्लेन करने का। प्यारा नहीं बना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप तो बनाओगे ना, तरीका तो समझ आ गया ना आपको, देखो ये इस तरह करके। चलो, ये हमारे पास डी उठा के साइड पे कर दो, और ये हमारे पास बन गया क्या, हमारे पास बन गया 60 डिग्री का 4 सेंटीमीटर वाला वेक्टर। तो ये हमने शुरू क्या करना है, हमने जो एंटी क्लॉकवाइज बताने, एक्स एक्सिस को अपना रेफरेंस बनाएंगे, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी कर्व बना देंगे, ये 30 डिग्री वाली। ठीक है। और ये हम बना देंगे यहाँ पर 60 डिग्री वाली। तो बस ये यही तरीका हमारे पास है, एक 30 डिग्री रिप्रेजेंट करो, आप एक 60 डिग्री रिप्रेजेंट करो, और एक्स एक्सेस को रेफरेंस बना के। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, एक्स एक्सेस को रेफरेंस बनाना है, और यहाँ से अपनी कर्व उठानी है, और जहां पर वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पर जाके आपने इसको खत्म कर देना है। अब यहाँ पर हमने समझना है हेड टू टेल रूल, और हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि आपने ये दोनों जो वेक्टर्स है ना, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करना है, किस तरह करना है वो तरीका अब हम इसके समझते हैं। आपने नोट किया कि ये एक वेक्टर जो हमारे पास था, यहाँ बता देता हूँ जरा, ये वेक्टर तो हमारे पास, इसकी हेड भी है। ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसका जो नुक्कर होगा वो उसकी टेल होगी। सिमिलरली इस वेक्टर की हेड है, और इस वेक्टर का जो एंड पॉइंट है वो टेल होगी। तो हर वेक्टर की हेड होती है, और हर वेक्टर की टेल भी होती है। ये बिल्कुल स्टार्ट में मैं आपको बता के आ गया था कि हेड और टेल क्या होती है वेक्टर की, और जो लाइन होती है मैग्नीट्यूड होती है। अब तक तो ये याद हो ही गई होंगी बातें। तो इसी हेड टू टेल रूल से ना हमारा ये रूल निकला है, और इसी हेड टू टेल से हमारा ये हेड टू टेल रूल निकला है, और इसी को अब हम समझते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो आपने उनको ऐड करना किस तरह है। ठीक है, वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं ना हम, तो हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है, आपके पास एक वेक्टर है। ठीक है। और आपके पास जब दूसरा वेक्टर होगा ना, तो आपने क्या करना है, उस वेक्टर की टेल को, देखो हमारे पास इस वेक्टर की ये हेड थी, इस वेक्टर की हमने हेड के साथ अगले वेक्टर की टेल को मिला दिया। ठीक है। एक वेक्टर की हेड होगी और अगले वेक्टर की टेल होगी, जो कि आपस में जुड़ी भी होगी, तो इस तरह हम वेक्टर को ऐड करते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है, जब दो वेक्टर्स ऐड होंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपने उसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या कहता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर। अब एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट के लिए, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर था ना हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी था। फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू करो, और खत्म करो हेड पर, किसके, सेकंड वेक्टर के। ठीक है। लास्ट वेक्टर, क्योंकि हमारे पास लास्ट वेक्टर ना वेक्टर बी है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो मेरा फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, आप कहेंगे ए, और लास्ट वेक्टर कौन सा होगा, आप कहेंगे बी होगा। मैंने वही काम किया। मेरे पास जो फर्स्ट वेक्टर था ना, उसकी टेल से मैंने अपना रिजल्टेंट ड्रॉ करना शुरू किया, और जो लास्ट वेक्टर था उसकी हेड पर जाके मैंने अपना वेक्टर को कर दिया है बंद। ठीक हो गया बात। तो ये हमारे पास जो है ना, वो तरीका था रिजल्टेंट वेक्टर लिखने का। तो हो सकता है आपको ये बातें आ गई हो समझ। अब हम चलते हैं इस ग्राफ की तरफ, यहाँ पर ये बात समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स को ऐड अप किस तरह किया।
काफी लंबा लेक्चर हो गया, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा है तो फिर मेरा बोलना कोई माने नहीं रखता। मेरे लिए यही काफी है कि आप लोग लेक्चर समझ लें ध्यान से, और मेरी मेहनत जो है ना पूरी तरह वसूल हो जाए। जितना मैं बोल रहा हूँ मेरा गला थक रहा है, तो अगर आपको ये समझ आ रही है ना मेरी बातें, तो फिर मेरा थकना कोई माने नहीं रखता, इसलिए मेरे लिए। अब हम चलते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, और जो दो वेक्टर्स हैं उनका हमने क्या किया। अच्छा एक बात और, आप बल्कि यहाँ समझा दूंगा मैं आपको कि रिजल्टेंट वेक्टर का ना भी एरो हेड होता है, और वो कहाँ करते हैं, अब यहाँ समझा दूंगा मैं आपको, परेशान नहीं होना भी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है ना था एक 3 सेंटीमीटर का, उस पे एंगल था 30 डिग्री। एक हमारे पास वेक्टर था, वो क्या था, 4 सेंटीमीटर का, और हमारे पास उसका था 60 डिग्री। अब ये दो वेक्टर्स हैं जो कि हमने अलग अलग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे, अलग अलग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे, दिस वन एंड दिस वन। अब इन दोनों को हमने हेड टू टेल रूल को जहन में रखते हुए, हेड टू टेल रूल को ध्यान में रखते हुए हमने इन वेक्टर्स को एड अप करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, एड अप करना है ग्राफिकली, ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो वो किस तरह करेंगे। हमने सबसे पहले बनाया अपना सिस्टम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, ठीक है, बना लिया। उसका ये जो पॉइंट होता है वो होता है जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है, मीट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन या फिर ओ पॉइंट। अब यहाँ पर ना एक नई कहानी स्टोरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने ना दोनों वेक्टर्स को एडअप करना है, 3 और 4 को, तो आप कहेंगे यस सर, 3 जमा 4, आप हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे ही आना यही चाहिए, असूलन यही आना चाहिए। लेकिन कहानी में यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। इन्होंने क्या है कि हमने जब मैयर किया ना लेंथ ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर को, जब हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, यानी कि दोनों वेक्टर्स को ऐड किया और उसका आंसर निकाला, तो हमारा आंसर 6.8 सेंटीमीटर आ रहा है। भाई ये क्या कहानी आ गई, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए था, 6.8 क्यों आ रहा है। अब ये सुनो, ये आ गई है हमारी हायर क्लासेस की स्टडीज। ठीक है, वहां पर हम ये रिजल्टेंट वेक्टर को करते हैं कैलकुलेशन इसकी प्रॉपर, सिर्फ जमा नहीं कर देते सिंपल सिंपल स्केलर की तरह। हाँ जी, वेक्टर की तरह इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल फॉर्मूलाज। उन फॉर्मूला से हम इसको रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो अब आंसर किस तरह आता है, तो थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूँ रिजल्टेंट निकालने के लिए। वो होता है हमारे पास कोसाइन लॉ, इसको हम बोलते हैं कोसाइन लॉ। इससे हम निकालते हैं रिजल्टेंट, लिखते हैं आगे अंडर रूट। हमारे पास एक वेक्टर था ना, पहला वेक्टर उसका स्केयर, पहला वेक्टर हमारे पास क्या था 3, 3 का स्केयर, जमा दूसरा वेक्टर क्या था 4 का स्केयर, ठीक है, प्लस 2, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, और आगे कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, अब इस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लगाऊंगा। आपने देखा मेरे पास थीटा एंगल होता है, और अब आपने यहाँ पर एक चीज ये भी देख ली कि मेरे पास दो तरह के एंगल थे, एक 60 डिग्री का एंगल और एक 30 डिग्री का एंगल। ये कहाँ से आए, गिवन स्टेटमेंट के अंदर थे। अब आप देखो इन दोनों एंगल्स के दरमियान में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है। आप कहेंगे सर 30 डिग्री का डिफरेंस है इसमें, तो मैं इस थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर लूंगा। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.8। तो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू 7 सेंटीमीटर नहीं लिखा, बल्कि इस फॉर्मूले से प्रॉपर कैलकुलेशन की रिजल्टेंट की, और फिर हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर आया। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 7 सेंटीमीटर होने के बजाय 6.8 सेंटीमीटर होगा। ये आपने ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर ना लगाया है, जो कि हायर क्लासेस में हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो उसकी परेशान नहीं होना। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा ना, ये वाली लाइन, ये होगी अब 6 सेंटीमीटर की, 6.8 सेंटीमीटर की। तो अब हम क्या करते हैं समझ लेते हैं इसको। कहता है कि आपने क्या करना है, सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है। ठीक है, कर लिया था हमने, और हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 680 न्यूटन है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये 6.8 सेंटीमीटर है। और न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 680 न्यूटन हो जाएगा। वो तरीका पता है आपको, क्योंकि हमने 100 न्यूटन को ना बराबर रखा था 1 सेंटीमीटर के। तो 6.8 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 680 न्यूटन के। तो ठीक है बात। और यहाँ पर एंगल बन रहा है 49 डिग्री एक्स एक्सिस से, क्योंकि हमने दोनों वेक्टर्स अपने एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ करने हैं, पर बता दी थी बात उसने। ठीक है, तो हमने इसलिए रिजल्टेंट भी हमारा एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा। वी कैन फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स बाय एडिंग देम विद द सेम वे। कहते हैं हम सिर्फ दो वेक्टर्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला, लेकिन आप यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो सेम इसी तरीके के साथ, अप्लाइंग हेड टू टेल रूल। बस हेड टू टेल रूल का ख्याल रखना है, आपने एक वेक्टर की जो टेल है उसको अगले वेक्टर के हेड से मिलाना है, या फिर आप इस तरह कह लो कि एक वेक्टर की जो आपकी हेड है उसको अगले वेक्टर की टेल के साथ मिलाना है। तो ये हेड टू टेल रूल था हमारे पास। तो अब हम थोड़ा सा ना ये ग्राफ भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने किस तरह 49 डिग्री का एंगल बनाया और बाकी एंगल्स को किस तरह इन्होंने एडजस्ट किया। इसको भी थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ और फिर इसको हम समझ लेते हैं, और फिर लेक्चर को करते हैं खत्म। ओके, इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और आपको समझने को मिलेगा। मैंने अपनी भरपूर मेहनत की है, तो इनशाला आप लोगों को ये सारा कुछ समझ भी आया होगा। और सिर्फ समझ नहीं आया होगा, बल्कि आप बाकियों को भी पढ़ा सकते हैं ये,
इतना अच्छा समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखो जरा, हमने पहला एक्स और वाई एक्सिस अपना ना रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने लिख लिया, अच्छा परेशान नहीं हो जाना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्राइम, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। मैंने कहा था कि ये एक्स का ऑपोजिट एक्स प्राइम है। अगर आपने यहाँ पर एक्स प्राइम लिख लिया ना, तो यहाँ पर आप एक्स भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर क्या हो गया, मिट क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर अगर आप एक्स लिख लेते ना, सिर्फ सिर्फ एक्स, तो यहाँ पर आप एक्स प्राइम लिखोगे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर एक्स प्राइम लिख लिया और यहाँ पर एक्स लिख लिया, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सुनो कहानी क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ना डी पे करनी है। तो दो वेक्टर्स आपके पास थे 3 सेंटीमीटर के 30 डिग्री वाला, एक वेक्टर था आपके पास 4 सेंटीमीटर और 60 डिग्री वाला। तो पहला वेक्टर आपने ड्रॉ करना है सबसे पहले। और पहला वेक्टर किस तरह ड्रॉ करना है, डी पे करनी है, डी रखनी है यहाँ पर अपनी। डी का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ओरिजिन से मिलाना है, ग्राफ के ओरिजिन से। और फिर उसको आपने वहां से 30 डिग्री की निशानी रखनी है। जब आपका 30 डिग्री बनेगा ना तकरीबन यहाँ पर करके, फिर आपने उसको उठा देना है। और आपने फिर अपना स्केल रखना है, स्केल का जीरो यहाँ पर रखना है, और उसी स्केल से ना अपनी 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जब आप 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो उसके बाद आपने अपना ना स्केल और जो डी है ना साइड पे कर देनी है। उसके बाद आपने दोबारा से अपनी डी रखनी है, और डी रखने के बाद आपने, डी रखनी है आपने कहाँ पर रखनी है, डी आपने इस जगह पे रखनी है आपके। पहले आपने रखी थी ओरिजिन के ऊपर, अब आपने जहां पर आपका हेड खत्म हो रहा है पहले वेक्टर का, या फिर आप ये कह लो जहां पर आपके पहले वेक्टर का हेड आ रहा है, वहां पर अब आपने डी रखनी है अपनी। याद रखो बात को, ठीक है। पहले वेक्टर ड्रॉ करते वक्त आपने ओरिजिन पे अपनी डी का सेंटर पॉइंट रखना है, और यहाँ पर आपने जब पहला वेक्टर ड्रॉ कर लिया और कितना सेंटीमीटर लंबा आया वो पूरा ड्रॉ कर लिया, तो उसका जो हेड बनेगा ना, वहां पर जाके आपने अपना अब डी का सेंटर पॉइंट रखना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने अपनी डी एडजस्ट करनी है, और जो डी का ओरिजिन होता है ना, डी का जो सेंटर पॉइंट होता है, तो उसको आपने इस वेक्टर की हेड पे रख देनी है। फिर यहाँ पर करके आपका बनेगा 60 डिग्री का एंगल, और फिर आपने वही उसको हटा दो, डी को उठा के परे कर दो, और फिर आप अपना स्केल रखो, और स्केल का जो जीरो पॉइंट होगा उसको यहाँ पर रखो, यानी कि किसके ऊपर, इसी पहले वेक्टर की हेड के ऊपर यहाँ पर रखो आप अपना स्केल का जीरो। और फिर उसके हिसाब से आप 4 सेंटीमीटर की लंबी लाइन ड्रॉ कर दो। अब जब आप लंबी लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे ना, फिर आपने ड्रॉ करना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए दोबारा से आप आ जाओ यहीं पर, ठीक है। दोबारा से अपनी आप डी रखो, यहाँ पर रखो, और फिर आप देखो कि आपका ये जो हेड आ रहा है, ठीक है, ये कौन से एंगल पे जाके मीट कर रहा है डी पे, ठीक है। नीचे तक लेके आओगे ना, आपको पता लग ही जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 49 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपकी डी ही आपको बता देगी कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना कहाँ पर करके बन रहा है। तो 49 डिग्री फिर इस तरह आया, ठीक है। आपने जब वेक्टर नंबर 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ड्रॉ किया, तो उसकी जो हेड है ना, तो वही आपको इस चीज का अंदाजा दे देगी कि आपका एंगल अब क्या बनेगा। तो आपने वही 49 डिग्री का एंगल बना लेना है। जब 49 डिग्री का आप एंगल बना लोगे, और फिर आपने 6.8 सेंटीमीटर, जो कि आपका रिजल्टेंट आया था, उतनी लंबी आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। एक बात मैंने और रह गई थी बतानी थी आपको, वो ये था कि रिजल्टेंट भी इटसेल्फ एक वेक्टर होता है, ठीक है। और वो वेक्टर की भी हेड और टेल होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो लास्ट वेक्टर की जो हेड होती है ना, लास्ट वेक्टर की जो हेड होती है, उसी के साथ हम रिजल्टेंट की हेड भी मिलाते होते हैं। ठीक होगी ये बात। तो लास्ट वेक्टर के जो हमारे पास हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं हम, पहले वेक्टर की हेड और अगले वेक्टर की टेल। लेकिन रिजल्टेंट लिखते वक्त, रिजल्टेंट ड्रॉ करते वक्त, हमने अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर लेना है। और ये चेंज करना है कि आपका जो हेड हो रिजल्टेंट का, वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ही जाके मिले। ठीक हो गया। तो यहाँ तक होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होंगी। इसके साथ साथ ही हमारा ये इंटरेस्टिंग सा और बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन सेंस के यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा थे। तो हमने ये टॉपिक कर लिया खत्म। अब पता नहीं लेक्चर कितना लंबा हुआ होगा, लेकिन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपने वीडियो को जरूर लाइक करना है और ध्यान से सुनिए सारी बातें और समझनी है, ठीक है। कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन तो आप लोगों के लिए है, पूछ सकते हो। अब आप मुझसे पूछो कि इसमें से याद क्या करना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने मैकेनिक्स की डेफिनेशन करनी है, काइनेमेटिक्स की करनी है, डायनामिक्स की करनी है, मैंने यहाँ तक मार्क कर दिया। उसके अलावा आपने स्केलर की करनी है, स्केलर की एग्जांपल्स कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, एटसेट्रा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने वेक्टर की डेफिनेशन करनी है, वेक्टर की एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी है, वेलोसिटी और फोर्स हो गया, वेट हो गया, ये सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं वेक्टर की। जस्ट इतनी बात करनी है आपने। उसके बाद आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखना है कि हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये क्वेश्चन आएगा। आप कह सकते हो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, स्टार्ट करो और यहाँ पर खत्म कर दो, ठीक है। चाहे तो आप ये ड्रॉ कर दो, चाहे तो आप ये ड्रॉ कर दो। अब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है इसमें से जो मैंने डिस्कस ना किया हो। अगर फिर भी कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया, तो आपने जरूर मुझसे पूछना है कमेंट सेक्शन में, तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको कंप्लीट फिजिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको वहां पर जाके मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।